जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे। आज का वीडियो आपका साइंस है, ठीक ना। और साइंस यानी फिजिक्स, फिजिक्स में क्या है? लाइट, लाइट यानी प्रकाश, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका वीडियो है ये आपके ये प्रकाश जो पढ़ने के लिए दिया है आपका 8 क्लास में भी दिया हुआ है और 10th क्लास में भी दिया हुआ है और 12th क्लास में भी दिया हुआ है ऑप्टिक चैप्टर में, ठीक ना। तो अर्थात 1 to 5 वाले गुरुजी लोग के लिए भी है, क्योंकि आप 1 से 5 तक लेकर परीक्षा देंगे, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए 10th क्लास तक ला, ठीक ना। और 9th 10th वाले के लिए तो बल्ले बल्ले वाला होने वाला है, ठीक ना। और उसके अपर वाले के लिए भी, ठीक ना, क्योंकि इसमें 12th क्लास वाले को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए आइए, लाइट यानी प्रकाश, ठीक ना। सबसे बड़ी बात, आप तो प्रकाश जानते हो कि प्रकाश एक ऐसा कारक है या माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, है ना जी। अरे प्रकाश से रहेगा तबे ना कोई चीज दिखाई देगा, खाली आंख रहेगा प्रकाश नहीं रहेगा थोड़ी कुछ दिखाई देगा, है ना। अब जानेंगे हम लोग तो प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक ना। अर्थात प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी भी है, क्योंकि हम लोगों को देखने का क्या करता है? संवेदना प्रदान करता है। ओके, देखिए प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अब प्रकाश को बताया गया है कि छोटे छोटे कण से ही मिलकर के बना हुआ है। उस छोटा छोटा कणवा को कहते हैं फोटान। क्या कहते हैं? फोटान। जो प्रकाश छोटे छोटे कण के मिलकर बना हुआ है उस छोटा छोटे कणवा का नाम है फोटान, ठीक ना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ये इस कैसा तरंग है? तो ये जानते हैं अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ। तरंग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? मतलब ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिए थे? तो हाइगेंस दिए थे। कौन दिए थे? हाइगेंस। ओके, प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? अब देखिए ये मैक्सवेल। देखिए प्रकाश पर जो चर्चा परिचर्चा अलग अलग वैज्ञानिकों का कुछ अलग अलग मत है, ठीक ना। कोई कुछ सिद्धांत दिए है, कोई कुछ सिद्धांत दिए है। कोई कहता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, कोई कहता है कि नहीं भैया जब उसके मार्ग में पतला कोई चीज छोटा कोई चीज रखते हैं तो वो मुड़ जाता है, यानी विवर्तन की घटना होता है, ठीक ना। तरह तरह की बातें होती है। तो फिलहाल हम लोगों को विवाद वाला बात नहीं जानना है, हम लोग को जो दिया है वो जानना है, ठीक ना। अब बस इतना जान लीजिए बल्ले बल्ले। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ये ग्रोमाल्डी ने। तो ग्रोमाल्डी जो थे वो ये बताए थे कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश वो क्या होता है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। क्या होता है? विवर्तन, पोलराइजेशन होता है, ठीक ना। कि उसके मार्ग में अगर छोटे वस्तु को लेकर रखा जाएगा तो वो सोझे नहीं निकलेगा, तनका मुड़ करके तब निकलता है, ठीक ना। ये ग्रोमाल्डी बोले थे, ठीक ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसके प्रतिपादन किए थे आइंस्टीन किए थे। कौन किए थे? आइंस्टीन, ठीक ना। इसके अंतर्गत E = mc² का एक सूत्र देकर के पूरी दुनिया को हिला दिए थे, ठीक ना। प्रकाश क्या है? विद्युत प्रभाव। प्रकाश के विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया? प्रतिपादन कौन थे? तो आइंस्टाइन थे, ठीक ना। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। कौन? व्यतिकरण का सिद्धांत। जो कौन दिया है? व्यतिकरण का हाइगेंस, ठीक ना। तो ये जो व्यतिकरण का सिद्धांत जो है ये प्रकाश के तरंग प्रकृति का, ये कहा गया कि प्रकाश नहीं भैया तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में। यह पुष्टि करने वाला सिद्धांत कौन है? तो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत से यह पुष्टि होता है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, प्रकाश किसी भी चिकना, जैसे सबसे अच्छा प्रकाश का प्रवर्तक जो होता है वो आपका समतल दर्पण होता है, यानी प्लेन मिरर होता है, जिसमें हम लोग मुंह नाक कान आंख देखते हैं जाकर के, ठीक ना। उस पर आप अगर टच मार रहे हैं तो प्रकाश पूरे को रिफ्लेक्ट कर देगा, पूरे 100% नहीं, 99 पॉइंट कुछ % को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। थोड़ा सा सोखेगा, लेकिन दीवार पर मरिएगा तो बहुत सोख लेगा, तन का मन का रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट मतलब टकरा करके लौटना, टकरा करके लौटना। जैसे एक सतह हो गया, ऐसे प्रकाश गया, ऐसे टकरा करके लौट गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इससे गया और टकरा करके लौट गया, इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। ओके, अब यह भी याद रख लिया जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन 2 नियमों पर चल करके प्रकाश का परावर्तन किया होता है। 2 प्रकाश का परावर्तन कितने नियम पर होता है? 2। चलिए जरा उसको इस पर भी चर्चा कर दें हम आपको। जैसे मान लीजिए कि ये मिरर हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया? मिरर। मिरर मतलब क्या हो गया? दर्पण हो गया, ठीक ना। इसका नामकरण कर देना हम MM-, ठीक ना। ये जो किरण गया, यहाँ मान लीजिए कि टॉर्च है। क्या है? यहाँ पे टॉर्च है आपका। ओके, यहाँ पे टॉर्च है,
ये टॉर्च से क्या किए कि आप यहाँ पे स्विच ऑन किए तो इसमें सर एक एकदम संकीर्ण, मान लीजिए कि ये ऊपर से तोपल हो, पत्तन का सनी बिल हो ये में, ठीक, तो यहाँ से एकदम प्रकाश ऐसे निकला, ठीक, तो जानते हैं इस प्रकाश को कहते हैं हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है ना। यहाँ टकराया, मान लीजिए कि वो बिंदु पर टकराया, उसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। और यहाँ से टकरा करके, क्योंकि तिरछा माने तो तिरछा ही भागेगा, यानी परावर्तन क्रिया होगा। ये क्या चीज का क्रिया हो रहा है? परावर्तन, इस तरह से लौट जाएगा, ठीक ना। तो ये आपतित किरण हुआ, वो परावर्तित किरण हुआ। अपना से खुद से इस पे आपतन बिंदु पर क्या करते हैं कि एक नॉर्मल यानी लंब डालते हैं, ठीक ना। तो इस आधार पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो जाता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बोलता है, इसको आई से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ये परावर्तित किरण, इसके अभिलंब के बीच का जो कोण बोलता है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको आर से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा नियम यह हो गया, ठीक ना। पहले का नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपसे परिभाषा पूछेगा नहीं, आपसे यह पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम है, ठीक ना। ओके, आइए आगे जानते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा प्रकाश से परावर्तन करते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? देखिए प्रकाश मतलब प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग है, तो इसको ज्ञात करने वाले व्यक्ति सबसे व्यक्ति पहले कौन थे? तो ये रोमर थे। कौन थे? रोमर जो थे प्रकाश के गति का क्या किए थे? ये आकलन किए थे, सर्वप्रथम उसका वेग को ज्ञात किए थे, ठीक ना। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो अधिकतम निर्वात में। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहां पे हवा हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल उसको जितना निर्वात में माना जाता है उतना ही लेकर के मान लिया जाता है हवा में भी, क्योंकि थोड़ा सा कम रहता है। 299 लाख ऐसे करके रहता है, ठीक ना, जिसको 3 लाख के लगभग में मान लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा प्रकाश का अधिकतम वेग क्या होगा? निर्वात होगा। अगर निर्वात नहीं दिले हो, हवा दिले हो, पानी दिले हो, कांच दिले हो, लकड़ी दिले हो, कुछ दिले हो, तो फिलहाल आप मारिएगा वायु यानी हवा। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 3 लाख, 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। तो इसको मीटर में मानक रूप में लिखेंगे, तो किलोमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना जब कर देंगे तो 3 × 5 को 0, 3 को बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देख भैया, इसको ऐसे भी लिख करके दे देगा तो घबराइएगा मत, 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी दे देगा, कि घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि दशमलव को उधर 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, मानक रूप में दिया। ओके, तो प्रकाश का निर्वात में या वायु में, अभी बोले कि निर्वात और वायु में तर्कसन का अंतर है, इसलिए मान लिया जाता है कि चल भैया 3 लाख, ठीक ना। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। लेकिन देखिए भाई, मीटर प्रति सेकंड मात्रक है तो सही, तो मीटर प्रति सेकंड, अब किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर का तात्पर्य घंटा से होना चाहिए, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। प्रकाश का कांच में कितना है? कांच यानी शीशा में कितना है? तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात या हवा में कितना है? 3 लाख, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में कितना है? 2 लाख। और जल में 2.25 लाख। कितना है? जल में 2.25 लाख, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, जल में तो तीनों याद हो गया। देखिए, जल में 2.25 लाख, जल में 2.25 लाख, कांच में 2 लाख और वायु या निर्वात में 3 लाख, ठीक ना, याद हो गया। अर्थात सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कांच में, सॉरी निर्वात में, दूसरा कांच, दूसरा पानी में, तब सबसे कम कांच में। आपसे सजाने के लिए भी दे सकता है, ठीक ना, कि सजाइए कि सबसे पहले किस में होता है, ठीक। प्रकाश का तारपीन तेल में चाल कितना है? तारपीन के तेल में कितना है? तो ये 2.04 मतलब 2,04,000 के लगभग में इसका क्या है? तारपीन के तेल में चाल है, मीटर प्रति सेकंड, यानी 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, प्रकाश का रॉक साल्ट जो चट्टान वाला जो नमक होता है, जो चमकीला पूरा होता है, उसमें होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लगभग 2 लाख के बराबर होता है, 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, प्रकाश का नाइलॉन में चाल कितना है? नाइलॉन में और रॉक साल्ट में दोनों में बराबर है, 1.96 to 1.96 मीटर प्रति सेकंड। ओके, आइए देखते हैं आगे। देखिए,
वही चीज़ को लेकर दे दिया जो अभी जस्ट मैंने पढ़ा। ये सब क्या है भैया, मीटर प्रति सेकंड में है। क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। ओके, ठीक है, याद तो हो गया होगा, कुछ तो याद हो गया होगा, है ना। निर्वात में 3 लाख यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 लाख यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जल में 2.25 मतलब 2.25 लाख यानी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, तारपीन के तेल में 1.96 और अब नाइलॉन में 1.96, ठीक ना। और रॉक साल्ट में है तारपीन के तेल में 2.04 सॉरी 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और नाइलॉन में और रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, आगे देखेंगे। कर ले रहे हो। हाँ, अगला है प्रकाश वर्ष, जो है किसकी इकाई है, दूरी की। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, मतलब किसका मात्रक है था दूरी का, ठीक है। थोड़ा सा छूट गया है। 3000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। 3000 जिसका एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम किसका मतलब तरंग दैर्ध्य का, ठीक ना। तो 3000 एंगस्ट्राम अगर जिसका तरंग दैर्ध्य है, उस प्रकाश की आवृत्ति जानते हैं 1 × 10⁻15 हर्ट्ज जो होगा उतना आवृत्ति उत्पन्न करेगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1 मिनट कुछ सेकंड मतलब 28 सेकंड, और सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 या 19 सेकंड, इस पर बहस मत कीजिएगा, अलग अलग दे रहता है, ठीक ना, कहीं 30 भी रहता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य क्या जानते हैं, किरीट भाग यानी कोरोना। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उस समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना। बाप रे, महामारी। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, 460 सेकंड। 460 सेकंड तक ले वो क्या हो सकता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है, उसके बाद फिर अजोर हो जाएगा। एक बार हुआ था हमारे लाइफ में, आपके भी लाइफ में हुआ होगा गुरुजी, ठीक ना। पूरा सवेरा ही पर एकदम हो गया था अन्हारा, फिर तुरंत, लेकिन ज़्यादा सेकंड तक ले नहीं था। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, बहुत पहले बार बता चुके हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में एंट्री मार देता है कौन, चंद्रमा। ये सूर्य हो गया, ये सूर्य भगवान हो गए, और सूर्य भगवान के और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंदा मामा आ जालन, ठीक न। चंदा मामा आके आ का करलन कि एकरा के ढक देवलन, ठीक। तो हमनी के पर पृथ्वी पर रही नन्ना मुन्ना लड़का सब, तो हमनी के दिखाई देते उते नहीं है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, सॉरी सूर्य ग्रहण लगेगा। काती लगेगा, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाता है काथी, सूर्य, तब आ जाता है, लग जाता है काथी, चंद्र ग्रहण। चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएंगे। अब देखिए इतना सारा बात बोलते हैं, उसमें थोड़ा बहुत लटपटा के जाते हैं एक आधो में, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हमको बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग पूरे एक एक मतलब कि पॉइंट पर आप लोग ध्यान देते हैं, बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगता है। पिछला वीडियो में एक कमेंट आया था ठीक ना, तो हुआ ये था कि शायद थोड़ा गलती बोल दिए होंगे। बाबर का बेटा हुमायूं और जो गुलबदन बेगम जो थी, जो कि हुमायूं का मतलब लाइफ के बारे में लिखी थी, मतलब कि जीवनी, तो आत्मकथा जिसको बोलते हैं, तो वो थी, उसकी सौतेली बहन थी। क्या थी, सौतेली बहन। सौतेली बहन समझ रहे ना, एगो पप्पा अगर 2 बियाह करे तो दोनों से जो बाल बच्चा होगा सौतेला भाई बहन होता है, ठीक ना। ये तो बतिया आप अच्छा से जानते होंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो अमावस्या के दिन। कब होता है सूर्य ग्रहण, जब भी होगा तो अमावस्या के दिन। आज चंद्र ग्रहण हमेशा होगा पूर्णिमा का दिन, ठीक ना। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता था, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अब जरा ये भी जान लीजिए, प्रकाश का प्रवर्तन तो जान लीजिए कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश दूसरे पारदर्शी माध्यम जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, अर्थात मुड़ जाता है। यही मुड़ने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक कांच का शीशा, मतलब यहाँ शीशा है, ठीक है, इसे प्रकाश आएगा तो ये आएगा ना, तो ये क्या होगा कि मुड़ जाएगा, फिर जैसे निकलेगा जैसे जितना चाल से जाना तो उतना चाल से चल जाएगा। ये इधर वायु है, तो वायु को बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं, सॉरी
विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल मतलब फाका। आई कांच जो होगा सघन होगा, क्योंकि हवा में ऐसा उंगली मार दे रहे हैं, कांच में थोड़ी ना मार करके आर पर कर देंगे, तो आर पर नहीं करेंगे, क्योंकि सघन है, उसका कण सटा सटा है, हवा का कण अलग अलग है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं हम कथी? सघन माध्यम बोलते हैं, सघन। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम है, यो पारदर्शी, कांच पारदर्शी मतलब कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उसको ना पारदर्शी कहते हैं। तब पारदर्शी, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो वो थोड़ा मुड़ जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। यही विचलित या मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ, या प्रकाश के अपवर्तनों को याद रखिएगा कि दो नियम होता है, ठीक ना। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम, ठीक ना। आगे बात तो बता दिए। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ एक सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है तो प्रकाश के अपवर्तन कर रहा है। ये प्रयोग आप 10 क्लास में पढ़ रहे होंगे तो देखे होंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि कोई कटोरा है, कटोरा में रखा हुआ पानी है, ठीक ना, नहीं कटोरा हिंगा दे रखा हुआ है, इस कटोरा में एक सिक्का लेकर के रखा हुआ है। आपको सिक्का वो तब तक दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। आप अपना नज़र को वहाँ लेकर के चले जाइए, अपने नज़र को वहाँ लेकर के चले जाइए जहाँ से आपको ये सिक्का दिखाई नहीं दे, जहाँ से ये सिक्का आपको दिखाई नहीं दे वहाँ लेकर के नज़र अपना चले जाइए। तब क्या कीजिए कि आप देखने का कोशिश कीजिए वहाँ से जहाँ से सिक्का दिखाई नहीं दे। अब एवरा से कहिए कि आस्ते आस्ते पानी डालिए, आप एकदम वही रहिएगा, ये ना कि हैंग करके देखने लगेगा। यहाँ इधर जैसे जैसे पानी डालेगा तैसे तैसे क्या होगा? सिक्का आपको दिखाई देने लगेगा। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए, अब मछलियों बड़का भी दिखाई देवल, ठीक ना। बंसी में जब फंस के बाहर निकले तो ये तो छोटा चुकुन है, ठीक ना। आप बाल्टी के पेंदी देखिएगा, पेंदी वो भी उठा हुआ दिखाई देता है। अपना हाथ अगर पानी से भरे हुए बाल्टी में रखेगा तो आपका अंगुरिया मोटा मोटा दिखाई देगा। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग कुछ पदार्थों का क्रांतिक कोण के बारे में जरा जान ले रहे हैं। क्रांतिक कोण, ठीक ना। कौन सा कोण? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। देखिए, ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, समझिएगा बात को। सघन माध्यम में, सघन समझ रहे हैं? सघन मतलब घाना, घाना मतलब जैसे गाछी हो गया चेवर, चेवर आपका विरल माध्यम, गाछी हो गया घाना, यानी सघन माध्यम, ठीक ना। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। आपतन कोण समझ रहे हैं? आपतन कोण समझ रहे हैं ना। ये अभी बताया है कि ये आपतन कोण बना, ठीक ना। सघन माध्यम बना वह आपतन कोण, ठीक ना, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री। सघन माध्यम बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में उसका जो आपतन कोण होगा, अपवर्तन कोण 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो वही कोण कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा, ठीक ना। इस प्रयोग को आप तो नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, और नहीं हम दिखा ही सकते हैं। देखिए, होता यह है कि इस प्रयोग को करने के लिए एक गिलास में अगर आप पानी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पानी भर ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ से एक लेजर लाइट से जब मारिएगा, लेजर लाइट तो मिल ही जाएगा, लेजर लाइट से जब मारिएगा तो ये क्या होगा कि इस तरह से अपवर्तन क्रिया हो जाएगा, क्योंकि इधर वायु है। क्या है? वायु। वायु मतलब हवा। ये क्या है? आपका पानी है। तो ये एगो अलग माध्यम है और ये एगो अलग माध्यम है। जब मारिएगा तो इस तरह से निकलेगा, और इसको बढ़ाते बढ़ाते जैसे जाइएगा तो ये जाएगा, तो ये ऊपर में नहीं निकलेगा भैया, ऊपर में नहीं निकलेगा। यहाँ से सीधे क्या होगा कि परावर्तन हो जाएगा। क्या होगा? क्या ऐसे जाएगा और ऐसे परावर्तन हो जाएगा, एकदम, ठीक ना। एकदम परावर्तन मतलब परावर्तन की क्रिया होने लगेगा। अपवर्तन के होते होते वहां तक जाते जाते परावर्तन की क्रिया होने लगेगा, और 90 डिग्री का जब कोण बनेगा तो उसको हम कहेंगे क्रांतिक कोण। अब देखिए, अलग अलग माध्यमों के लिए, जैसे ये पानी हम बता दिए, तब पानी के लिए जो क्रांतिक कोण होता है ये होता है आपका 48.5 डिग्री, मतलब 48.5 डिग्री इसका क्रांतिक कोण होता है। वो जो परावर्तन क्रिया होने लगेगा 48.5 डिग्री पर, ठीक। क्राउन कांच जो होता है 41.1 डिग्री क्राउन कांच का। अब फिलंट कांच जो होता है 37.4 डिग्री होता है उसका। हीरा का 29.41, तो हीरा वाला याद रखिएगा 29.41, और पनिया वाला याद रखिएगा 8, मतलब ये चारों याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कहती है पानी का 48.5 मतलब 48.5 डिग्री है ना। क्राउन कांच की अगर बात बोल जाए 41.1, और बाद फिलिंट कांच का बोल देता कितना है भैया 37.4, और अगर बात समझ रहे हैं हीरा का 29.41। हाँ, आगे आइए। आगे है अपवर्तनांक, पदार्थों के अपवर्तनांक। ओके, अपवर्तनांक। ओके, क्या होता है बे अपवर्तनांक?
जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। कैसे भैया? तो जैसे मान लीजिए कि हमको पानी का अपवर्तनांक निकालना है। कांची का निकालना है? नहीं, कांचे का निकालना है हमको अपवर्तनांक। कांचे का निकाला? कांच का। जैसे देखिए कांच के नहीं है, वो कांच के नहीं है। अब एक कांच, फ्लिंट कांच है, पानी है, ठीक है कांच है, 1.5 से 1.9। देखिए जैसे कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो सुनिए, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक मेरे को निकालना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में कितना है भैया? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में निकालना है, कांच में कितना है? 2 लाख, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये ना बताए हैं मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड, 10⁸ से 10⁸। 3/2, 3/2 का मतलब कितना होता है? 3 रुपया को 2 जगह बटेगा तो 1.5, 1.5 कितना आ गया? 1.5। अर्थात क्रांतिक अपवर्तनांक निकालना बहुत इजी है। निर्वात में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में निकालना उसका आप भाग दे दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। ठीक ना? इसी प्रकार से आप जल वाला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक निकाल के दिया है। ये में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हीरा का याद करना है। हीरा का देता है 2.42 है। आप देखिए अपवर्तनांक अगर दे दिया है तो इसमें हम प्रकाश की चाल भी निकाल सकते हैं उस सूत्र के माध्यम से, है ना? उस सूत्र के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक से भाग दे देंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में, तो उस माध्यम प्रकाश की चाल निकल जाएगा। ठीक। बर्फ का है 1.21। और अगर आपसे अपवर्तनांक का पूछ दे कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा, तो खाक मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड तक कट जा रहा है, तो कुछ बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है, अर्थात मात्रक विहीन है। ठीक ना? पानी का 1.33, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 1.33। फ्लिंट कांच 1.65, एथिल एल्कोहल 1.26, जैतून का तेल 1.46, बेंजीन का 1.1.5। याद रखिएगा बेंजीनों के या कांचों के बराबर आ रहा है। ठीक ना? नीलम का 1.77, नीलम अंगूठिया में जो जरा रहता है। कांच का 1 अभी निकाले हैं। क्राउन कांच का 1.52। कांच, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच, ये सब तीनों अलग अलग है। ठीक है? ऐसा करेंगे, आपको स्क्रीन पर दे देंगे तीनों के। हीरा 2.42 सबसे इंपॉर्टेंट, हीरा के याद रखिएगा 2.42। ग्लिसरीन का 1.47, कैरोसिन का 1.44 और मानिक के जो होता है वो भी अंगूठी में रहता है 1.7। ठीक ना? तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? अपवर्तनांक हो गया, अलग अलग क्या हुआ? पारदर्शी माध्यम का। ठीक ना? आगे देखेंगे अब हम लोग। आइए जानते हैं अब हम लोग किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो फिर प्रकाश का पत्र अगर ऐसे डालिएगा तो मुड़ गया, ऐसे डालिएगा पानी में तो मुड़ गया। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक ना? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, याद रखिएगा विरल मतलब फाका, सघन मतलब घाना। तब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में, जैसे मान लीजिए कि ये कांच का सिल्ली हो गया, ये कांच का क्या हो गया? सिल्ली हो गया। ठीक। इसमें जब प्रकाश जाएगा तो ये ऊपर का थी हवा है, क्या है? हवा। तो हवा विरल माध्यम हो गया, आई कांच जो हो गया ये सघन माध्यम हो गया। तो जैसे इसमें जाएगा ना तो ये अपना क्या होगा? पथ चेंज कर लेगा और फिर निकलेगा तो क्या होगा कि अपने मार्ग से ही क्या होगा कि चल जाएगा। ठीक। और यहाँ पे हम अपने से एगो छोटा मोटा सा एक लंब डाल दे रहे हैं। काफी डाल दे रहे हैं? लंब या अभिलंब कहिए, नॉर्मल। ठीक। तो देखिए यही क्वेश्चन करें कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम वायु, ये कौन माध्यम हो गया? करिया में करिया खेप जाई, उजरों में तो उजर, हाँ नहीं खेप, इन्हें खेप पैदा हो। विरल, ये विरल माध्यम हो गया। ये वाला कांच कौन सा माध्यम हो गया? सघन हो गया। ठीक ना? सघन माध्यम। अब देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए अभिलंब डाला गया है, ये जो अभिलंब डाला हुआ है देखिए इधर मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है? इधर कोई झुक गया कि नहीं? तो याद रखिए जब विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा, अभिलंब से दूर। उल्टा याद रखिएगा। ठीक है? आइए समझ गए होंगे इतना।
अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। हीरा से जब कांच में जब प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, पूरा के पूरा अंदरे अंदरे परावर्तन। जैसे अभी बताए थे कि गिलासवा में जो क्रांति कोण बन रहा था, ठीक ना, ऐसे जब जाएगा तो ये ऐसे नहीं निकल जाएगा प्रकाश, ठीक ना, यहाँ से एकदम परावर्तन क्रिया हो जाएगा, इसको कहेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अंदरे अंदरे परावर्तन क्रिया, ठीक ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब कांच हीरा से कांच में जाता है तब। इंद्रधनुष दिख रहा है क्या, ये वाला जो इंडिकेट कर रहे हैं, तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो जानते हैं वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन, अर्थात मतलब कि इंद्रधनुष जो बनता है वो क्या होता है कि जब असंख्य वर्षा की बूंदे जब आती है तो वर्षा की बूंदे से हो करके जब प्रकाश गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जिस तरह से प्रिज्म से हो करके जब क्या किया जाता है कि प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसी तरह से असंख्य वर्षा की बूंदे भी प्रिज्म के जैसा व्यवहार करने लगती है, उससे जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो 7 रंग में बढ़ जाता है। अब आप कहें कि वर्षा होगा तो सूर्य कैसे होता नहीं है, कभी कभी कि वर्षा बरस गया यानी कोई सूर्य निकल गया, वर्षा बरस गया सूर्य निकल गया, ठीक ना। तो जेने से सूर्य निकला उसी के पीठ और उसी की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। मान लीजिए पश्चिम में निकला है, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा होइएगा तो आपको क्या होगा कि इंद्रधनुष दिखाई दे देगा, ठीक ना। तो वायुमंडल में सूर्य की किरण का जल बूंदों द्वारा परावर्तन, ठीक ना। मृग तृष्णा उदाहरण है, मृग तृष्णा अर्थात मृग तृष्णा का मतलब इसको मारीचिका या मिराज भी बोला जाता है। अंग्रेजी में मिराज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिराज, अंग्रेजी में मिराज बोलेंगे, हिंदी में मृग तृष्णा या मारीचिका का कहेंगे बनना। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ये कैसे होता है आप देखते होंगे, अभी गर्मी के मौसम है ना, तो रोड पर जब हाईवे पर चल रहे होंगे तो लगता होगा कि आगे पानी है, ठीक, लेकिन वहां जाइएगा तब पानी वानी रहता होता नहीं है। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में यही भ्रम लोगों को होता है, रेगिस्तान में भी दूर लगता है ऊंट वाले को कि पानी है, वहां पानी मिल जाएगा, लेकिन जाता है तो लोग वहां पानी नहीं रहता है। वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। क्लास 12 में इसे पढ़े होंगे आप लोग, ठीक ना। प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो प्रकाश को बिना हानि से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देता है। जितना केबल उबल तार उड़ होता है उसमें प्रकाश को भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ये प्रकाश के ऊर्जा को कम हानि किए हुए एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करता है, भेज देता है, ठीक ना। तो वही ऑप्टिकल जो फाइबर होता है, फाइबर का मतलब तंतु, इस किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मिराज का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में किस सिद्धांत का उपयोग होता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, आई होप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे, हीरा चमकता दिखाई देता है, जानते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मारीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष कितने रंग का होता है, तो 7 रंग के। बेजानी ह पीनाला, बेजानी ह पीनाला, वे जा नी ह पी ना ला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। इसको सबसे पहले दिखाने वाले व्यक्ति थे भौतिकी के पापा सर आइजक न्यूटन। बेजानी हा पीनाला, विबग्योर, अंग्रेजी में बोला जाता है विबग्योर, वायलेंट, इंडिगो, विब ब्लू, विबग्योर, ग्रीन यानी हरा, विबग्योर, ये ओकरा बाद येलो, विबग्योर, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, विबग्योर, विबग्योर, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बेजानी हा पीनाला, बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ओके, तो इंद्रधनुष में कितने रंग, 7 रंग, यही 7 रंग होता है। ओके,
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, जानते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या चीज के कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मतलब कि 7 रंग जो होता है ना, उस 7 रंग में कौन पर पड़ करके नीला ज्यादा छिटाता है और वही हमारे आंखों तक आता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो क्या है? धूलकण है। धूलकण पर प्रकाश पड़ता है, छितरा जाता है, इसको प्रकीर्णन की क्रिया कहते हैं। ठीक ना। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो करिया। अंतरिक्ष में, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, वहां प्रकाश छितराइए नहीं रहा। प्रकाश छितराता है तभी तो बुझाता है ना, छितराइए नहीं करता है। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है? तब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उगते हुए और डूबते सूर्य जो आपका पूरा रक्तताप दिखाई देता है लाल एकदम, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? जानते हैं, क्योंकि खतरा के लिए प्रकाश लाल रंग का इसलिए प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब छितराता कम है और तरंग दैर्घ्य ज्यादा तेज है। अब कोनो 80 के स्पीड में धक्का मारे और कोनो 30 के स्पीड में धक्का मारे, तो 80 के स्पीड में मारेगा तो कहां से कहां उछाल देगा। तो ये इतना ना तेजी से जाता है ना कि बस उसके मार्ग में अबो कर लोग तो छितरा देने कोई, ठीक ना, ये छितराता उतरता नहीं है, उसी को छीट देता है। अब बाकी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होता है तो कौन पर पड़ता है तो अपने छितरा जाता है बेचारा, ये छितराता नहीं, एकदम सोझा निकल जाता है। तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक ना, प्रकाश के प्रकीर्णन कम होता है, जिसके कारण इसका खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। अस्त होते समय सूर्य, अस्त मतलब डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग कौन पर पड़ के छितराता है तो हमको लाल रंग दिखाई देता है। जिस चीज को जो वस्तु रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, हमें वही रंग दिखाई देता है, उसका कलर। ठीक ना, अगर लाल का रिफ्लेक्ट करता है लाल दिखाई देगा, उजर का करेगा तो उजरा, करिया का करेगा करिया, तो होता ना ये करिया मतलब सबके सूख लेगा तो करिया। ठीक ना। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। पीछे के दृश्य को देखने के लिए मोटर चालक किस दर्पण का उपयोग करता है? तो उत्तल दर्पण। आप लोग मोटरसाइकिल में जो दर्पण लगा रहता है आप लोगों के मोटरसाइकिल में, जो आप लुकिंग गिलास बोलते हैं, पीछे वाला के देखते हैं, है ना। नयका नयका छोकरावा सब तो देखबे न करता है, सब तो वो हटाइए देता है एकदम, क्योंकि एकदम साय लहरिया काट चलाना रहता है। लेकिन जो जेंटिलमैन होते हैं तो पीछे का दृश्य को देखने के लिए जो मोटरसाइकिल में जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण आता है? उत्तल दर्पण आता है। कैसा दर्पण आता है? उत्तल। बात समझे? उत्तल दर्पण लगा रहता है। लफुआ सब तो निकाल देता है सब ने। दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन सा होता है? दांत वाले जो डॉक्टर रखते हैं दर्पण, वो अवतल रखते हैं। अवतल में जानते हैं, अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में छोटा प्रतिबिंब। देखिए कैसे, याद रखिएगा, उत्तल, उत्तल 3 गो है, अवतल अवतल 4 गो है, तो 4 गो है, मतलब कि अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल मतलब छोटा प्रतिबिंब बनता है। बात समझे कि नहीं समझे? अब बताइए, और मोटरसाइकिल में लगा दिया जाए अवतल दर्पण, तो ये तो एक उड़िए है, 2 कॉलेज तो 6 आ जाएगा, तो ट्रक का बस के कहाँ से दिखाई देगा? देखते हैं ओते चुकुंता दर्पण में होता ट्रक दिखाई दे देता है, समझे? तो उत्तल दर्पण आता है। ओके, कार की, हाँ, डॉक्टर साहब लोग अवतल के करते हैं प्रयोग। का है तो भाई मान लगे मुंह देखे, मुंह में कर दांत उस सरल है तो देखना है, तो अवतल रहेगा तो बड़का बड़का करके दिखाई देगा, तो उनमें से दिखाई दे जाएगा। सैलून वाला भी सब क्या करता है? तो सैलून वाला यहाँ नहीं करता है, कोना के मुंह होता होता देखना है कि दिखाएगा। ठीक ना। ऐसे अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए सही होगा, क्योंकि छोटा छोटा दाढ़ी कहीं से दिखाई दे देगा, बड़का बड़का दिखाई देगा तो एक छूटेगा नहीं। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवैलाकार अवतल। बाबू समझ वाला हो तोरा? हाँ, बीच में डूब देता है, सॉरी, विद्यार्थी कुछ बैठा हुआ है जो कैमरामैन का काम कर रहा है, उसको बोले हैं। ठीक ना। कार के हेडलाइट में किस दर्पण का? हेडलाइट मतलब सामने, अब बैक माने पीछे वाला हेडलाइट, तब परवैलाकार अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल। फिलहाल अवतल याद रखिए। दाढ़ी बनाने के लिए तो हो गया अवतल दर्पण। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। हमने के आंख जो है, आंख का जो रेटिना है, जिसको हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं, उस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ना, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन हमने के दिमाग में ऐसा कैपेसिटी है ना, जो कि ओकरा के उल्टा के झट देना सीधा करके दिखाता है। आ दिमाग खराब हो जाएगा तो सब उल्टे दिखाई देगा। अगर वो प्रोसेस अगर खत्म हो जाए तो सब उल्टा दिखाई देगा। तो मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है जी? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल प्रदर्पणों के बीच में रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब अनंत। अब देखिए, 2 गो दर्पण के लेके अगर रख दे रहे हैं आप एक दूसरे के समांतर, अब मान लीजिए कि एगो ये दर्पण को लेकर के एक दूसरे से क्या कर दीजिएगा?
समांतर लेके रख दीजिएगा, है बीचवा में जाके आप खड़ा होइएगा, तब बीचवा में जाकर के आप लगिएगा अगर हिप्पी झाड़ने लगिएगा, ठीक है ना, तो जानते हैं आपका ये क्या बन गया जाए। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बन जाए। तो इसमें जानते हैं प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत, गिनते रह जाइएगा, जितना आएगा गिनिएगा जितना ही दिखाई देगा। साइंस भवन में गए होंगे तो देखे होंगे, ठीक ना। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। लेंस अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जो किरणें को एकत्रित करता है। एकत्रित मतलब एक जगह लिया के धो देता है। तो उत्तल जो लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है, इहो याद रखिएगा। अरे 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 गिरे बाज मारत है। अवतल, अवतल को अपसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी, ठीक ना। ये क्या करता है? प्रकाश को छितरा देता है। उत्तल जो होता है, उत्तल दर्पण, ये क्या कर, इसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी मतलब अभी आज सब के लिए एक जगह बटोर देगा, ठीक ना। जैसे देखे होंगे आप आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, लड़का फैका के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप देखे होंगे विद्यार्थी सबके, हम लोग भी पढ़ रहे थे जब था, देता था ऐसे एगो देता था, ठीक ना। इसको लेकर के सूर्य के प्रकाश में रखेगा तो इस सब सूर्य के प्रकाश जो समांतर आता था इसको लेकर के एक जगह गुलेट देगा, एक जगह, ठीक। इसी से आगो उगो लगा सकते हैं, ठीक ना, बिना माचिस के। ओके, तो अभिसारी क्या करता है? एकत्रित करता है। ओके, हर तरह का डांस कर दिया है, 3D हो गया है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणों को क्या करता है? फैलाता है। अपसारी फैलाता है, अभिसारी एक जगह बटोर देता है। वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। वायु में अब बुलबुला देखिएगा, हवा बुलबुला हो, हेंगा जाकर देखिएगा मुंह बड़का बड़का दिखाई देगा, तो अवतल हुआ कि नहीं हुआ? लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? तो डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर या मीटर इनवर्स, या मीटर इनवर्स, मीटर के पावर -1। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0। जो धूप वाला जो नॉर्मल चश्मा जो लगाते हैं हम लोग, वो क्या होता है? उसका जो पावर जो होता है 0 होता है, ठीक है ना। आँख खराब थोड़ी रहता है धूप में कि मतलब कि लगाया जाएगा पावर वाला। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। उत्तल लेंस को लेके पानी में डुबा दीजिएगा तो उसका क्षमता जो होगा पावर घट जाएगा। हम लोग का आँख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ओके, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब रंग, और रंगों का विक्षेपण, विक्षेपण मतलब छितरा देना। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन होता है? लाल। लाल का तरंग ज्यादा ही विचलित कम होता है, छितराता कम है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक कौन? बैगनी। सबसे अधिक बैगनी या सबसे कम लाल? बैजानी हपीना ला, लाल सबसे कम, बैगनी ज्यादा। प्राथमिक रंग कौन कौन से है? तो लाहनी, 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 लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। ये लाहनी जो याद रख लीजिएगा, लाहनी। प्राथमिक रंग कौन है? लाहनी, लाल हरा और नीला। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की करना क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ठीक ना। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैगनी का। सबसे ज्यादा किसका? लाल का। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का। भैया दे दिया है। किसी अपारदर्शी वस्तु का लाल रंग के कारण क्या होता है? परावर्तन। जो चीज को परावर्तित, जो रंग का परावर्तित करेगा वही दिखाई हमको देगा। अगर कोई वस्तु लाल दिखाई दे रहा है मतलब कि लाल को वो क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है, ठीक ना। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा काले रंग का। अगर कोई कमरा में हरियर बॉल लगा हुआ है और उसमें लाल अगर वस्त्र रखा गया है तो वो करिया दिखाई देगा। ये तो प्रयोग आप करके देख सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म कर दीजिएगा ना, अगर अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दीजिएगा, जानते हैं, तो करिया हरियर दिखाई देने लगेगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का जो रंग होगा उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी का आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो करिया दिखाई देगा, जैसे अंतरिक्ष में दिखाई देता है। जब प्रकाश के लाल, हरा एवं नीला रंगों को समान अनुपात में मिला जाता है, मतलब लाहनी प्राथमिक रंग को समान अनुपात में मिला दीजिएगा ना, तो जानते हैं क्या बन जाएगा? सफेद बन जाएगा। लाल, हरा और नीला को लाहनी प्राथमिक रंग को अगर मिला दीजिएगा समान अनुपात में, इन्हें कुछ तो न दिखाई, तो वो सफेद हो जाएगा, ठीक ना। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह काम करता है? तब फिल्म, उसका फिल्म मतलब ये रेटिना, ऊपर फिल्म पर बनता है प्रतिबिंब, हम लोगों के आंख के रेटिना पर बनता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता था? उत्तल। अरे भैया हम लोगों के आंख के देख के बनाया गया है, मतलब कि क्या चीज? अबे कहने बैठ गया, अबे कहने हो तो बैठ गया। हाँ,
मानव आंख का वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर। दृष्टि पटल या रेटिना, अंग्रेजी में रेटिना बोलते हैं, का बना होता है वस्तु से छोटा, लेकिन इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनता है। ओके, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कम किया जाता है? तो आइरिस। आइरिस जो होता है ये क्या करता है कि प्रकाश को दरवानी का काम करता है। कितना जाना है, ज्यादा जगह है, रुक रुक होने रुक, कहाँ जा रहा है बे? जितना जाना होता है उतने को जाने देता है, ठीक ना, आइरिस। नेत्रदान में दाता की आंख को किन हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया। अगर मान लीजिए कि हम आंख दान करना चाहे नेत्रदान, तो मर जाएंगे तो हमारा आंख जो किसी दूसरे में लगाया जाएगा तो हमारे कॉर्निया को लेकर के लगाया जाएगा, ठीक ना, प्रत्यारोपित किया जाएगा। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेदी में परिवर्तित हो जाता है? तो रेटिना में। कहाँ? रेटिना पर। स्वस्थ नेत्र के लिए मतलब कि कोनो खराब उराब आंख में कोनो दोष नहीं है, ठीक ना, तो आंख में कोनो दोष नहीं है, उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। बढ़िया आंख है, हमने की जैसे आंख है खराब नहीं है, 25 सेंटीमीटर की वस्तु को खूब सुंदर से देख सकते हैं, ठीक ना। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में, उसकी आंख में कौन सा दोष होगा? जानते हैं निकट दृष्टि दोष। बात समझिएगा। अगर हमको निकट दृष्टि दोष 3 प्रकार के, एक और होता है, तो 3 प्रकार का भी फिलहाल समझिए, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष यानी शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया, एक होता है दूर दृष्टि दोष फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है आपका जरा दूरदर्शिता मतलब कि प्रेस बायोपिया। क्या होता है? प्रेस बायोपिया, ठीक। तो देखिए निकट दृष्टि दोष अगर हमको हुआ होगा ना तो उल्टा मत समझिएगा। निकट दृष्टि दोष अगर हुआ होगा तो निकटे का वस्तु दिखाई देगा, हमको दूर का दिखाई नहीं देगा। ये मत समझिए कि निकट का दृष्टि दोष हुआ तो निकटे का दिखाई नहीं देगा, गलत समझिएगा, ये सब गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हमको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो हमको निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अगर हमको दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर का साफ साफ देखेंगे, निकट का धुंधला ही दिखाई देगा। आज जरा दूरदर्शिता हुआ तो भैया रे पूरा चौपट, ना दूर का दिखाई देगा ना निकट का दिखाई देगा, ठीक ना। तो यदि कोई वस्तु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लाउट? निकट माने आवता मतलब कि अवतल, निकट आवता मतलब कि निकट दृष्टि दोष हुआ रहेगा तो अवतल दर्पण का उपयोग, सॉरी अवतल लेंस का, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। क्या चीज का? अवतल लेंस का। यदि कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष हुआ है भाई। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल, अवतल माने आवता, निकट दृष्टि दोष निकट माने आवता तो अवतल, तो दूर वाला उत्तल। वर्णधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो किसी लेंस से नहीं। वर्णधता जो होगा जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वर्णधता को कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, लाल और हरा में अंतर नहीं उसको दिखाई देता है, तो ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब जन्मजात होता है, आनुवंशिक बीमारी है ये इसको किसी लेंस फेंस से दूर किया नहीं जा सकता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो बाइफोकल। जरा दूरदर्शिता मतलब ना निकट का ना दूर का, तो उसमें बाइफोकल मतलब उत्तल और अवतल दोनों उसी में रहेगा। अबिंदुकता, एक और दोष है अबिंदुकता, इसके लिए कौन सा लेता? बेलनाकार। इसके लिए क्या? बेलनाकार। इसमें जानते हैं क्षैतिज को लंबवत, लंबवत को क्षैतिज दिखाई देता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य भैया? निकट दृष्टि दोष। अभी अंग्रेजी में बोले ना मायोपिया भी लिख देता है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होगा? दूर दृष्टि दोष, ठीक ना। अब प्रेस बायोपिया का मतलब क्या होगा? जरा दूरदर्शिता। दूरबीन यानी टेलीस्कोप क्या है भाई? तो दूर की वस्तु को देखने का एक ही अंतर है। दूर की वस्तु को देखा जाता है काठी से, तो दूरबीन से। दूरबीन मतलब दूर के बीन लो। घड़ी साज, घड़ी के वारिक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करेगा? तो आवर्धक लेंस का। आवर्धक मतलब कि अवतल। दूरबीन का आविष्कार कौन किए थे? तो गैलीलियो किए थे, गैलीलियो गैलीली। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग बड़का देखने के लिए किया जाता है। तारे किस कारण टिमटिमाते नजर आते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। काथी के कारण? अपवर्तन के कारण। ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति का मतलब क्या है? तो डायोप्टर है। सिस्टम इंटरनेशनल ड्यूटी। लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश के किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने में संबंध से समृद्ध कहलाता है होलोग्राफी। ये क्या कहलाता है? होलोग्राफी। ट्यूबलाइट जो बढ़ा था, ट्यूबलाइट की विकिरण या प्रदीप्त क्षमता क्या है? तो 60 ल्यूमेंस। अब याद रखिएगा, प्रदीप्त या विकिरण का जो मात्रक होता है ल्यूमेंस होता है, ठीक ना। तो यहाँ प्रदीप्ति का ल्यूमेंस होता है, आप प्रदीप्ति क्षमता का ल्यूमेन प्रति वाट होगा। ल्यूमेन प्रति वाट। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना होता है? जिसको हम लोग देख देते हैं 4000 से 8000 एंगस्ट्राम। 4000 से 8000 एंगस्ट्राम।
4000 से 8000 एंगास्ट्राम होता है। क्या दृश्य प्रकाश के जिस प्रकाश को हम लोग देख लेंगे, एक ज्यादा होगा तो प्रकाश दिखाई उखाई देगा नहीं, तो भैया इतना पर प्रकाश आपका खत्म हो गया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके।